यू टीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। कई दिनों से आप देख रहे हैं कि कर्नाटक राज्य में ये जो वकफ बात चल रही है कि वकफ की प्रॉपर्टी के अंदर इतने लोग जो कब्जा किए हैं और फिर वकफ, तो कर्नाटक राज्य सरकार में जो वकफ कानून को लेकर जो लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ था कि वकफ की प्रॉपर्टी, कई किसानों की प्रॉपर्टी जो है वो वकफ में जाने वाली है। तो वकफ मिनिस्टर जो थे जमीर अहमद खान बीजापुर में आकर पहुंचकर वकफ अदालत जो बनाए थे उसमें उनका कहना था कि वकफ की कितनी प्रॉपर्टी है। बीजापुर शहर में 8,000 से ज्यादा एकड़ प्रॉपर्टी होने का दावा करे थे और कई किसानों के प्रॉपर्टी के उतारे पर वकफ का नाम भी चढ़ा हुआ था। तो फिर बाद में कई किसान जो प्रोटेस्ट करे, स्ट्राइक करे, करने के बावजूद जो है उनका नाम, वकफ का नाम जो है वो हटाया गया था। तो कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि कर्नाटक राज्य में ये वकफ के बारे में लेकर वाद विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हाफिज सिद्दीकी, सोशल वर्कर और एमएमडीसी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे हम जानेंगे कि वकफ प्रॉपर्टी के बारे में इनका क्या कहना है और ये वकफ का माने क्या है, कि वकफ एक आम आदमी वकफ को किस तरीके से देखता है। और रही बात दूसरी, कई दिनों से वकफ प्रॉपर्टी और वकफ बोर्ड के अंदर जो घोटाले चल रहे हैं उनका भी अब ये हाफिज सिद्दीकी जो है उसका खुलासा करेंगे। तो हाफिज सिद्दीकी साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो आपका क्या कहना है ये वकफ के जो ये चला है इधर? पहले तो मैं सबसे पहले आज से रमजान स्टार्ट हुआ है, अभी मैं भी नमाज पढ़ करके चांद देख करके आया हूं। पहले तो मैं आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से रमजान मुबारकबाद कहता हूं। उसके बाद यूसुफ साहब ने कहा कि वक्फ अदालत जमीर अहमद खान साहब ने लगाई थी रंग मंदिर में। वक्फ अदालत बस एक बहाना था। जमीर अहमद खान साहब जो हैं वक्फ के माजी चेयरमैन अनवर बादशाह का प्रचार करने के लिए आए थे। सारे डिस्ट्रिक्ट के मुतवल्लियों को बुला करके वो अनवर बादशाह का, मैं खुले अल्फाज में ये बात कहना चाहूंगा कि वो अनवर बादशाह का प्रचार करने के लिए आए थे। वहां वक्फ अदालत लगा करके किसी को इंसाफ मिलने की उम्मीद तो कम ही थी। उनका जो मामला था कि किसी भी तरह करके अनवर बादशाह को फिर से वक्फ के इलेक्शन में जिताया जाए, फिर से उनको चेयरमैन बनाया जाए, ये उनका एजेंडा था। वो साफ नजर आ रहा था। और एक बात खास करके मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह के आपने कहा, आए दिन वक्फ में गहमा गहमी है, एक गर्मी का माहौल बना हुआ है। पिछले दिनों हमारे बीजापुर शहर के मशहूर व मारूफ हस्ती एडवोकेट एस कादरी साहब, उन्होंने एक चित्रदुर्गा के दादा पीर नामी एक शख्स हैं जिन्होंने अनवर बादशाह साहब के घोटालों पर, जिन्होंने चित्रदुर्गा के 6 एकड़ जमीन पर कॉलेज बनाया है और लेआउट डाला है, उसका खुलासा किया था। उस खुलासे को नजरअंदाज करते हुए एस कादरी साहब ने जिस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू को दादा पीर साहब ने रखा, उसका काउंटर करने के बजाय एस कादरी साहब ने उनको एल फैल, वो जो मैं स्टूडियो में बैठकर वो बात दोहरा भी नहीं सकता, यहां तक कि उनके बाप तक चले गए, उनको लात मारता हूं, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें कही, जो एक काबिल वकील जिनको ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, इस तरह के शब्दों का चयन करें, वो अपनी वकालत की गरिमा की दायरे को पहचाने, उस हिसाब से बात करें। मैं उनको एक फ्री में नसीहत दे रहा हूं।
अगर खादरी साहब आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पेशे की गरिमा को जाने, उसके बाद शब्दों का चयन करें, उसके बाद सोशल मीडिया पर किसे क्या बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए उसका जरा ध्यान रखें। और इस तरह का प्रोपेगेंडा करके आप कौम को गुमराह कर रहे हैं। आपके बातों से आप जो एमएल है उसका नाम लेकर आप नालायक को जो कहते हैं, अगर कोई गाली देता है तो क्या यह जरूरी है कि उसका जवाब हम गाली से दें? नहीं, ये तो ना तो दीन इजाजत देता है, ना तो इस्लाम में इसकी गुंजाइश है। ये इतना तो आप जानते ही होंगे। लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप कौम और मिल्लत को गुमराह कर रहे हैं, चंद वाहवाही के लिए, झूठी शान के लिए और अपनी सियासत चमकाने के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और ये बीजापुर शहर की जनता बहुत समझदार है वकील साहब, अब आपके झांसे में नहीं आने वाली, इसका भी जरा ध्यान रखिए। और सुना है मैंने आप पर जो दादा पीर पर जो आपने टीका टिप्पणी कही, जो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, आप पर एफआईआर भी हुआ है, मुझे इसका पूरा इल्म है। मैं यूसुफ साहब को उसका एफआईआर कॉपी भी दूंगा। मैं कादरी साहब जो है दादा पीर को बोले, ये इश्यू अलग है। अभी यहाँ पर जो बीजापुर शहर में जो मुद्दा उठे है कि वकफ कमेटी होंगे या वकफ का पूरा एक डिपार्टमेंट होंगे, इसके अंदर जो भी वकफ की प्रॉपर्टी बीजापुर सिटी में है, तो इसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा वो कहाँ जा रहा, उसके बारे में हमें तुमने क्या है, देखो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं क्या सर? तो दादा पीर का और कादरी वकील का उनका क्या डिस्प्यूट है वो हमें देखेंगे, उसमें हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। रही बात है ये वकफ कानून की, अभी देखो पार्लियामेंट के अंदर है वकफ कानून के लिए कुछ 14 संशोधन जो है वो पारित होने वाले हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वकफ बोर्ड की, देखो ये वकफ कमेटी में हर कमेटी के अंदर 2 नॉन मुस्लिम को लेना अनिवार्य है, पार्लियामेंट में ये संशोधन पास होने वाला है। तो आपका क्या कहना है, अगर हमारे कमेटी में गैर मुस्लिम आने वाले क्या वकफ में लेने वाले? मैं आपको खुले अल्फाज में कहना चाहूंगा, बाहर के चोरों के साथ लड़ने में कौम पूरी तरह तैयार है। लेकिन कौम जो है, इससे पहले भी मोदी साहब ने एनआरसी का मुद्दा उठाया था, उसने कौम ने पूरा एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ जवाब दिया। इसको भी देख लेंगे, इसका भी जवाब देने के लिए हम तैयार हैं पूरी तरीके से। रही बात घर के चोरों की, जिस तरह का माहौल, जिस तरह के हालात बीजापुर शहर में, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आए दिन देखने को मिल रहे हैं, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते दादा पीर का मसला और खादरी साहब का मसला कौम और मिल्लत को छोड़कर है, वो इंडिविजुअल मसला नहीं है। दादा पीर साहब ने कौम का मसला ही उठाया था। एक कब्रिस्तान का मामला है, 6 एकड़ जमीन जो है वो कौम और मिल्लत की प्रॉपर्टी है, ना के अनवर बादशाह साहब की, ना के दादा पीर साहब की, ना के कादरी साहब की। ये कौम और मिल्लत का मामला है। हम लोग यहीं कमजोर हो रहे हैं कि भाई ये उनका मामला है, उनका मामला है, चित्रदुर्ग का मामला है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वक्फ की 1 इंच की भी प्रॉपर्टी का मामला है तो वो पूरी कौम और मिल्लत का मामला है। उसे पूरी कौम और मिल्लत मिल करके लड़ करके उस वक्फ माफिया के हाथों से छीन करके कौम को वक्फ को वापस करनी होगी। तो इस तरीके से बीजापुर में भी कई प्रॉपर्टी हैं तो जो कब्जा करे हुए, इंशाअल्लाह ताला अब एमएमडीसी इन वक्फ माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ चुकी है और कई एक लोग इसमें जुड़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई एमएमडीसी ने एक बहुत बेहतरीन मुद्दा, जरूरी मुद्दा उठाया है, हम एमएमडीसी को सपोर्ट करेंगे। आने वाले दिनों में आपको साफ नजर आएगा कि ये जो है, ये जो वक्फ माफिया है बहुत दिनों तक बचने वाला नहीं है। कौम के हाथों इनके सारे कच्चे चिट्टे खुल करके लोगों के सामने आएंगे। आप देख रहे हैं
जिंदगी में भी बहुत बड़ा मसला चल रहा है। 15 दिन होने को आया है, पूरे 15 दिन। यहां की जो DWC कमेटी है, हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं। आज मैं सुना कि भाई 2-3 रोज पहले ही कि पूरी कमेटी, यहाँ के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, कौसर अत्तार साहब, जमीर अहमद खान साहब को जाकर हॉस्पिटल में मिले हैं, उनसे बात भी हुई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लेकिन सिंदगी वाले जो हमारे भाई 15 दिन से एहतजाज पर बैठे हैं कि कब्रिस्तान की जमीन पर कॉम्प्लेक्स या किसी और तरह की कोई भी एक्टिविटीज ना हो, कब्रिस्तान को कब्रिस्तान ही रहने दिया जाए। 15 दिन से लगातार एहतजाज पर बैठने के बावजूद भी वक्फ चेयरमैन अनवर बादशाह साहब, उनकी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, और वो ना आकर इन लोगों को लिखित में एक आश्वासन भी नहीं दे पा रहे। तो इसकी वजह क्या है? ये क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं पीछे दरवाजे से ये जो 5 एकड़ 29 गुंठे में 380 दुकानें बन रही हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं पीछे दरवाजे से अनवर बादशाह साहब को पहुंच रहा है। मेरे यह गुमान है, क्योंकि ऐसा ख्यालात इंसान को जरूर है कि आ जाते हैं कि भाई ये सब चीजें हो रही हैं। एक स्टेट चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? 15 दिन से जब लोग एहतजाज पर बैठे हैं, उनके खाना पीना, कल से रमजान शुरू हो रहा है, आज तो चांद दिखा, कल पहला रोजा है, उनके हालात क्या होंगे? वो कैसे सहरी करेंगे? वो कैसे रोजा रहेंगे? वो कैसे इफ्तार करेंगे? एक मुसलमान ही मुसलमान के मजबूरियों को, तकलीफात को, उनकी जरूरियात को नहीं समझेगा, तो मैं नहीं समझता कि अनवर बादशाह साहब को और एक मौका देना चाहिए। यह कौम और मिल्लत के लिए नुकसानदेह होगा और वक्फ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मैं हाथ जोड़ के जमीर अहमद खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो हठधर्मी कर रहे हैं कि और एक मौका अनवर बादशाह साहब को दिया जाए, किस बुनियाद पर आप चाहते हैं कि अनवर बादशाह साहब को ये इतने एलिगेशंस, इतने केसेस होने के बावजूद भी, क्या वो आपकी निजी प्रॉपर्टी है? वक्फ आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? अगर आपको चेयरमैन ही बनाना है तो आपकी अगर कोई संस्था है, अगर आप क्या भी, अगर कोई भी कुछ आपका कुछ भी है, तो उसमें ले जाकर चेयरमैन बनाइए। आपका कमेंटमेंट भी पूरा होगा, आपके वादे भी पूरे होंगे। जमीर अहमद खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है। वक्फ प्रॉपर्टी बोले तो क्या, वक्फ के माने क्या है सर? वक्फ के माने जो है दान की हुई प्रॉपर्टी, अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में दान की हुई प्रॉपर्टी को चंद वक्फ माफिया, चंदा चोर मौलाना मिल करके चोरी कर रहे हैं सीधा सीधा। और वक्फ का कोई भी फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा। कई एक स्कीम्स हैं, ऐसे कई एक स्कीम्स हैं जो जिनको लाने से कौम मिल्लत का काफी भला होगा, लेकिन ये लोग उन स्कीम्स को रोडमैप के जरिए लागू करने के बजाय ये अपने एजेंडों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अपनी तरक्की में लगे हुए हैं। चंद लीडरान और चंद मौलाना लोग, कौम की इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कौम को सोचना चाहिए कि इन लोगों से कैसा ये वक्फ का जो इन्होंने जो काबिज करके बैठे हैं वक्फ पर, इनके हाथ से कैसा लिया जाए, सही लोगों को तरजीह दी जाए। और एक क्या नाम उनका, यादगीर के वक्फ के चेयरमैन है ज़हीरुद्दीन साहब, शायद वो भी क्या बोले, एस कादरी साहब की तर्ज पर काम कर रहे हैं। वो खुले अल्फाज में दादा पीर साहब को धमकी दे रहे हैं। दादा पीर को कुछ मालूम नहीं है, मुंह में शीशी लेते क्या। 12 साल पहले कहा, भाई ज़हीरुद्दीन साहब, आप जो कह रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं दादा पीर साहब ने किसी को चैलेंज नहीं किया। एस कादरी साहब ने दादा पीर साहब को चैलेंज किया था, और वो चैलेंज एक्सेप्ट करके दादा पीर साहब जुमा के दिन सारे लोगों को लेकर के कब्रिस्तान पहुंचे थे, और वहां पर जाकर के एस कादरी साहब को उन्होंने चैलेंज करके बुलाया
तो एसएस कादरी साहब अपने किसी मसरूफियात की वजह से नहीं गए, उन्होंने अपने चैलेंज में फेल हो गए। पहले तो बात मैं जहीरुद्दीन साहब आपको यह बात बताना चाहूंगा, आपको शायद पता नहीं होगा, आपको इसका इल्म नहीं होगा कि पहला चैलेंज जो है एसएस कादरी साहब ने किया था, उसका काउंटर जो है दादा पीर साहब ने किया, और जो जिस तरह के अल्फाज एसएस कादरी साहब ने किए थे उसका खामियाजा भी आने वाले दिनों में एसएस कादरी साहब को भुगतना पड़ेगा, यह आपको पता होना चाहिए। जिस तरह की भाषा, जिस तरह की मर्यादा को उन्होंने लांघा था, ये एक काबिल वकील का पेशा नहीं है, ये काबिल वकील को सेवा नहीं देता है। अभी आपका कहना है कि आप जो पार्लियामेंट में संशोधन बिल पास हो रहा है वक्फ को लेकर, तो उसके समर्थन में है तुम्हें? बिल्कुल नहीं है यूसुफ साहब, हम क्या कौम मिल्लत को छोड़ करके हैं क्या? तो किस तरह की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मौलाना को छोड़कर बोल रहे, तो वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, वक्फ की प्रॉपर्टी बोले तो अल्लाह के राह में दान करी हुई जमीन, बरोबर। तो दान करी हुई जमीन जो है उसकी जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा, वो गरीब अल्लाह के बंदे को क्यों नहीं पहुंच रहा? तो ये बात कही ना, जो चौराहे हैं वो चौराहे को हटाने की बात तुम्हें भी कर रहे हैं, वो चौराहे को हटाने की बात मोदी साहब भी कर रहे हैं। देखो मोदी साहब का एजेंडा अलग है, हम जो है चंद गलत लीडरान, गलत मौलवियों की बात कर रहे हैं। हम इनको हटा करके सही लोगों को वक्फ में लाया जाए, सही खिदमत पेश करने वाले, सही खिदमत को अंजाम देने वाले ऐसे लोगों को वक्फ में लाया जाए। हम मोदी का कभी समर्थन नहीं करेंगे। अभी ये जो बिल के अंदर है, जो 8वां संशोधन है, अवैध कब्जों की रोकथाम, तो जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी में अवैध कब्जा हुआ है जी, उसको हटाने वाले, बिल्कुल इसके बारे में तो आपको मालूम है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो इनके मुद्दे अलग हैं, बीजेपी के मुद्दों से, उनके संशोधन से हम मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का नहीं है, ये मुसलमानों के वक्फ की प्रॉपर्टी का मुद्दा है। जो प्राइम मिनिस्टर जो है ना, ये वक्फ कानून, नया कानून बना रहे, ठीक है, तो इसके कानून में कई के लोग समर्थन कर रहे हैं भी ऑलरेडी कि ये जो कानून बन रहा है सही बन रहा है। ये जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली हो या कोई मौलवी हो या कोई साहिब हो, इसके अंडर में नहीं देना, डायरेक्ट इसका ओनर जो है आने वाले दिनों में डीसी होना, जो भी कार्रवाई होंगी वो डीसी की तरफ होगी, और जो भी केस वक्फ बोर्ड में आएगा, ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो था वो फैसला आखिरी फैसला था, अभी ऐसा नहीं होगा, इसे जो है हाईकोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं क्या सब। अभी रही बात बीजापुर में जो वक्फ प्रॉपर्टी में जो कब्जा है, इसके बारे में आप क्या कर रही है, आपकी एमएमडीसी क्या कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है? पहले मैं हमारी जो भारत सरकार है, मोदी साहब, उनके सवाल का जवाब दूंगा आपको। मोदी सरकार ये 1947 के बाद जितने भी सरकारें बनी, ये पहली सरकार है जिससे अवाम हाथ जोड़ करके विनती करती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए इस सरकार से, हमें बस जीने दें, हम अपना कमाएंगे, हम अपना खाएंगे, हम आपसे कुछ नहीं चाहते। हम हाथ जोड़कर मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से और आरएसएस वालों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए कुछ न करें, हमारे लिए एनआरसी न लाएं, हमारे लिए 3 तलाक का बिल न लाएं, हमारे लिए ये जो आप वक्फ का बिल ला रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम हमारे मुद्दों को हल कर लेंगे, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमारा घरेलू मामला है, कृपया करके मोदी साहब आप इसमें ध्यान ना दें। आप हिंदुओं के हितैषी हैं, आप हिंदुओं के बहुत बड़े क्या बोलते हैं उसे, गमखार हैं, तो उनके मुद्दों पर ध्यान दीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें जीने दें, हमें खुशी खुशी हम कमाने भी तैयार हैं और खाने भी तैयार हैं। हम इस सरकार से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है हमें। पहले तो ये बात। दूसरी बात, जिस तरह का अवैध कब्जा यहां के चंद छोटे मोटे लीडरान हैं उन्होंने, और चंद मौलवी हैं, उन्होंने हर तरह का कब्जा कर रखा है। और एक उनकी एक बहुत बड़ी चाल बीजापुर के लोगों को समझ में आनी चाहिए, एक बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं उन्होंने, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी।
जहां जहां भी मस्जिदें हैं, यहाँ वहां पर एक कॉम्प्लेक्स की जगह है, 10-20 दुकानें बन सकती हैं, या कहीं जगह कमर्शियल जगह है, तो वहां डिस्प्यूट पैदा करो। यही है जो ऑडिटर था जिसे लोकायुक्त ने मशीन 1.5 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा, ये वही प्यादा था उनका। ये प्यादा जो है हर जगह डिस्प्यूट पैदा करने का ठेका लेकर इसको अलॉटमेंट हुआ था इसको। ये एक कमेटी है और एक कमेटी रेडी करके तैयार कर करके एक प्रपोजल रेडी करके बेंगलुरु से उसको पास करके वहां पे डिस्प्यूट पैदा करता था। वहां पे डिस्प्यूट पैदा करने के बाद ऊपर से इनका डिस्प्यूट चल रहा है, केस चल रहा है, कोर्ट में है, एक एडमिनिस्ट्रेटर भेज दो बीच में से, वो इन दोनों के ऊपर वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए राज करने वाले एक लॉबी लगाई है इन्होंने। ये ऐसे कई एक जगह ऐसे डिस्प्यूट पैदा किए हैं इन्होंने। ये मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी चालें क्यों चली जा रही हैं, क्यों मुसलमानों के बीच इख्तलाफात पैदा करने की साजिश रची जा रही है, इससे किसका फायदा हो रहा है, कौन है जो अपनी सियासत चमका रहा है, अपने मुरीदों के जरिए अपनी मौलानागिरी, नकली मौलानागिरी को आगे बढ़ाना चाहता है। ये मुसलमानों को सोचने की जरूरत है, ये एक फिक्र करने वाली बात है। मैं मुसलमानों बीजापुर शहर के एक एक मुसलमान से रिक्वेस्ट करता हूं, इस पर जरा एक थोड़ा वक्त निकाल करके सोचें कि वह इतना डिस्प्यूट, इतनी प्रॉब्लम्स आखिर क्यों हो रही हैं, कौन है इसके पीछे। कौसर अत्तार साहब और यहां के मेंबरान ने जा करके एमबी पाटिल साहब को इसी मोहसिन जमखंडी के बारे में शिकायत की कि भाई ये जो है आदमी बहुत बड़ा करप्ट है, इसको जो है यहां से फौरन ट्रांसफर किया जाए। तो एमबी पाटिल साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, जो मैं उनको सलाम पेश करता हूं। ये वक्फ में आप लोगों ने, मुसलमानों ने इतना राड़ा किया है, मैं इसको साफ नहीं कर सकता। इस गंदगी को, ये उनके अल्फाज हैं, इस गंदगी को सारे मुसलमान मिल करके साफ करेंगे तभी ये गंदगी साफ होगी, ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कौसर अत्तार साहब को कहा है उन्होंने। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उनकी, कम से कम हमारी नहीं तो एमबी पाटिल साहब की बात सुन करके आगे आकर के इस गंदगी को साफ करें, वक्फ को क्लीन किया जाए। मैं ऐसे उम्मीद करता हूं, मैं ऐसे एक मांग करता हूं बीजापुर शहर के, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों से। तो बीजापुर सिटी में जो है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, वक़्फ़ के बारे में तुम्हें अगले जो आवाज उठाने, तो बाकी के मुसलमान कहेंगे जो मुसलमान का रहबर हो, तो मुसलमान का क्या उम्मत की भलाई के बारे में सोचता हूँ, ऐसा बोलने वाले लोग कहेंगे। जब आते तुम्हें कहते सामने, अकेला ही निकला था जानिबे मंजिल, अकेला ही निकला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। यूसुफ साहब, ये जो मुद्दा है वक्फ का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको उठाने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, बड़ी कुर्बानी चाहिए। मैं बेहतर समझता हूं इस बात को, जब तक हम लोग, एमएमडीसी वाले लोग कुर्बानी नहीं देंगे, कोई आगे आने वाला नहीं है। बस मैं कौम से एक मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि एमएमडीसी के लिए दुआ करें कि जब तक एमएमडीसी है ईमान पर कायम रहे, वक्फ के लिए सच्चे दिल से अल्लाह को हाजिर नाजिर मानते हुए, अल्लाह को डर करके और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इन वक्फ माफियाओं से लड़े और आगे बढ़े, और अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि अल्लाह हमें कामयाब करे इंशाअल्लाह ताला। तो ये थे हमारे साथ हाफिज सिद्दीकी, सोशल वर्कर, एमएमडीसी के कार्यकर्ता, जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी और वक़्फ़ के कमिटी
और वक़्फ़ के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उनको लेकर अपनी राय पेश करें। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि वक़्फ़ का मामला और ये वक़्फ़ का मुद्दा कहाँ तक चलता है, और ये जो पार्लियामेंट में जो संशोधन पास हुआ है, सारे मुसलमान इसका विरोध करते हैं या नहीं। देखते रहिए यूटीवी न्यूज़।